सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हम जो है औपनिवेशिक शासन का जो प्रभाव पड़ रहे थे भारतीय किसानों के ऊपर, उसमें आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, घुमंतु काश्तकारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा औपनिवेशिक शासन में, ठीक है, उनकी कार्य प्रणाली पर क्या असर पड़ा, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी पूर्व की वीडियो में। आज हम देख रहे हैं वन कानून और उसके उनके प्रभाव। वन कानून और उसके जो वन कानून बना उसका भारतीयों पर क्या असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, वो देखना है। जैसा कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों में से जुड़ा हुआ था, ठीक है, उनका जो है जीवन कहाँ से जुड़ा हुआ था, जंगलों से। अतः वो वन कानून में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। क्या कर लिया? पहली चीज, अंग्रेजों ने जो है क्या कर लिया, जंगलों पर अपना एकाधिकार कर लिया और जंगलों को जो है राज्य की संपत्ति में उसको क्या कर दिया, घोषित कर दिया कि अब हमारी संपत्ति है पूरे जंगल। देखिए आगे, कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया, कुछ जंगलों को तो आरक्षित वन घोषित कर दिया, ठीक है। वे ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। आरक्षित वन वो थे, अंग्रेजों के द्वारा क्लासिफिकेशन में जो दिया गया कि आरक्षित जंगल वो हैं जिसमें इमारती लकड़ी जो है अंग्रेजों के लिए प्रयोग की जाती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। तो कहने का मतलब आरक्षित जो जंगल थे वह राज्य की संपत्ति मान ली गई अंग्रेजों के माध्यम से औपनिवेशिक शासन काल के दौरान। उनमें आदिवासियों के द्वारा कंदमूल फल तोड़ना इनकी इजाज़त नहीं थी, लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं थी और पशुओं को जो है शिकार करने की भी जो है इजाज़त नहीं थी आदिवासियों के लिए। और ये जो नियम किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया, आरक्षित वनों की सूची में निर्धारण करके, ठीक है। फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले, कुछ समय के लिए पेड़ पौधों को है ना ऊपर टहनियों को काट कर नीचे घास फूस को जलाकर जो झूमिंग खेती करते थे, ठीक है, उनके लिए एक विकट समस्या पैदा हो गई। झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन क्या करना पड़ा, अन्यत्र दूसरे स्थान पर जो है जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी थी, क्या कर दी थी अंग्रेजों ने, आदिवासियों के जो आदिवासी लोग जो है जंगलों में रहते थे उनको वहाँ पर रहने पर पाबंदी लगा दी थी कि आप जो है आरक्षित वन क्षेत्र में आप निवास नहीं करेंगे, ठीक है। उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या ये है कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। अंग्रेजों के लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई कि जो रेलवे स्लीपर्स हैं, डिब्बे जो हैं, है ना, उनको बनाने के लिए जो लकड़ी की ज़रूरत थी तो उनको काटने के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मजदूरों का इंतजाम होने में बड़ी समस्या आ रही थी। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इनका भी एक हल ढूंढ निकाला। क्या हल ढूंढ निकाला अंग्रेजों ने? औपनिवेशिक शासन के अधिकारियों ने उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएँ। उन्होंने एक ऐसा उसमें थोड़ा सा नया मोड़ दिया, ठीक है। क्या हल निकाला कि जो जंगलों में थोड़ी थोड़ी ज़मीन जो है आदिवासियों को दी जाए, ठीक है, और वहाँ वो खेती करने की उनको छूट भी देनी होगी। बशर्त क्या शर्त रखी अंग्रेजों ने? गांव में रहने वाले को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। आपको ज़मीन का टुकड़ा तो दिया जाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट है औपनिवेशिक शासन काल के दौरान, ठीक है, उनके लिए आपको कुछ मजदूरी भी करनी होगी, ठीक है, जंगलों की देखभाल करनी होगी। ऐसा नियम बनाया, ज़मीन का टुकड़ा तभी मिलेगा जब आप हमारे सहायक बनकर कार्य करेंगे। बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गांव बसा दी, ठीक है।
बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का क्या किया, बहुत सारे किसानों ने इस प्रकार के औपनिवेशिक शासन का जो वन कानून था इसका घोर रूप से क्या किया, विरोध किया। उन्होंने ये नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया, मतलब किसानों ने, आदिवासियों ने, और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। गैर कानूनी का मतलब कि जंगलों में जाकर फल नहीं कलेक्ट करेंगे, फलों का संग्रहण नहीं करेंगे। दूसरी बात, वहाँ पर जूमिंग खेती नहीं करेंगे, पशुओं का वध नहीं करेंगे, यानी उनकी जो पुरातन चली आ रही परंपरा थी उनका विरोध जो किया था वन कानून के तहत औपनिवेशिक शासन काल में, उनका किसान अब प्रतिजोर विरोध करने लगे थे। वह सरकार को गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी की। ठीक है, 1906 में सोलग्राम संगमा द्वारा असम, 1906 में सोलग्राम संगमा द्वारा असम में, और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इस तरह के विद्रोह हैं। तो देखिए 1906 में सोलग्राम संगमा द्वारा असम में, 1906 में सोलग्राम संगमा द्वारा विद्रोह हुआ। कहाँ पर हुआ, असम में। सोलग्राम संगम द्वारा जो विद्रोह हुआ असम में वन कानून के खिलाफ। ठीक है, कब हुआ, 1906 में हुआ। आगे देखो 1930 के मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह का क्या है, विद्रोह है। अब बात आती व्यापार की समस्या। व्यापार की समस्या आप देखिए कि औपनिवेशिक शासन काल में व्यापार की समस्या किस प्रकार आई। देखिए व्यापार की समस्या किस प्रकार आई। व्यापार की 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया, मतलब आदिवासियों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे थे। उनको यह समस्या होने लगी कि व्यापारी और महाजन क्या करने लगे थे, जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे थे। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। किसके लिए आ रहे थे, किसके लिए आ रहे थे, व्यापारी और महाजन, अंग्रेजों के जो नुमाइंदे थे वो क्यों आ रहे थे कि वन उपज खरीदने, वनों से जो उत्पादन हो रहा था, फलों का, लकड़ी का, जो भी है वन उपज, वनों से प्राप्त होने वाली उपज को वन उपज कहते हैं। तो वन उपज को है ना खरीदने, नगद, जो आदिवासी थे उनको मजदूरी पे लगाने के लिए नगद कर्जा देते थे, मतलब उधार भी वो बांटते थे, और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों में क्या असर पड़े हैं ये समझने में आदिवासियों को बहुत समय लगा। ये सारी चीज़ समझने में, क्योंकि आदिवासी जो है पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको ये सारी समस्या समझने में बहुत समय लग गया। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादन की स्थिति को देखते हैं कि रेशम, भारतीय रेशम उन्नत किस्म का था, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस था भारतीय रेशम। तो उसकी स्थिति को हम देखते हैं। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में क्या थी, भारी मांग थी। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी, उनकी भारतीय रेशम की क्वालिटी के अनुसार। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको क्या करती थी, अट्रैक्शन करती थी, सबको भाती थी, सबको आकर्षित करती थी। ठीक है, और भारत की निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर क्या करने लगे, जोर देने लगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेशम का उत्पादन करें और हमारे यूरोपीय बाजारों में जिस भारतीय रेशम की मांग है उसकी जो है आपूर्ति तय समय पर करें। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संताल एक प्रकार की प्रजाति है। ठीक है, कहाँ पर, हजारीबाग, झारखंड में स्थित हजारीबाग, याद रखिए, झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संताल रेशम के कीड़े पालते थे। कहाँ के, झारखंड के। झारखंड में क्या है, झारखंड में है हजारीबाग। वहाँ की जो संताल प्रजाति थी, कौन सी प्रजाति थी, संताल, वो क्या करती थी, रेशम के कीड़े, रेशम कीट पालती थी। क्या करती थी, रेशम कीट पालती थी, किन के लिए, जो है रेशम का उत्पादन करने के लिए। संताल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों, मतलब जो उनके नुमाइंदे थे, एजेंट थे, है ना,
उनके प्रतिनिधि थे औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों के, वो क्या करते थे, एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जा देते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें और हमारे कर्ज में जो है लिपटते चले जाएं। और उनके कृमि कोपों को इकट्ठा करते थे। क्या करते थे, जो कृमि मतलब कीड़ों का जो उत्पादन होता था, मतलब उनका जो प्रजनन कराया जाता था, तो कृमि कोपों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोपों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। कितने मिलते थे? 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोपों को बर्धमान या गया भेज दिया जाता था, ठीक है, जहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने लगे कौन? बिचौली, एजेंट। औपनिवेशिक काल के दौरान को जमकर मुनाफा हुआ। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था, मतलब जो रेशम कीट पालते थे संताल प्रजाति के, जो झारखंड में स्थित हजारीबाग है वहाँ पर संताल प्रजाति थी, उनको क्या हुआ? नुकसान हुआ। और बिचौलियों अर्थात व्यापारिक एजेंट जो थे औपनिवेशिक काल के दौरान, उनको भारी इजाफा हुआ। 3 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में वो बेचते थे, तो भारी इजाफा हुआ, उनको फायदा मिलता था। स्वाभाविक कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग गए, ठीक है। अब आगे देखो, काम की तलाश, कि काम की तलाश कैसे करते थे आदिवासी। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर में ही चाय बागान फैलने लगे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। खनन उद्योग भी जो है उस समय औपनिवेशिक शासन काल के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया, ठीक है। आगे देखो, इन लोगों को ठेकेदारों के मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर को लौटने नहीं देते थे। अब देखिए आप आगे, नज़दीकी से देखने पर देखो हमें क्या मिलता है। ये सारी चीज़ हमने देख ली। अब आप नज़दीकी से, अगर हम आदिवासियों की बात करते हैं, नज़दीकी से देखने पर नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह के बदलते कानून अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, किन पर लगाई पाबंदी? आदिवासियों पर। पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की, ठीक है। 1831-32 में कोल आदिवासी, पहले संताल थे और हम बात कर रहे हैं कोल आदिवासियों ने, और 1855 में संतालों ने क्या कर दी? बगावत कर दी। संतालों ने क्या कर दी? 1855 में संताल जो प्रजाति थी झारखंड के हजारीबाग की, ठीक है, उन्होंने क्या कर दी? विद्रोह कर दिया। और 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संतालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह, बस्तर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में 1940 में वर्ली विद्रोह हुआ। वर्ली समुदाय का विद्रोह कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में। कब हुआ? 1940 में, ठीक है। और आगे देखो, बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, बिरसा मुंडा प्रजाति का जो आंदोलनकारियों का, जो आदिवासियों का जो है लीडर था, बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी इस तरह का विद्रोह था। आगे देखो, अब बिरसा मुंडा के बारे में आप देख लीजिए कि बिरसा मुंडा कौन था। बिरसा मुंडा देखिए आप, तो अब जो है ये सारी आदिवासियों का मैंने आपको विद्रोह बता दिया। अब बिरसा मुंडा का आंदोलन में क्या भागीदारी रही, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।